वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको लाहौर लिए चलेंगे, जहां वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब करें। काश्तकारों की पहुंच से दूर है। इस मसले के हल के लिए हुकूमत पंजाब सब्सिडी फराहम करके काश्तकारों को जदीद मशीनरी ख़रीदने की तरगीब दे रही है, और मुझे बताते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि पंजाब में काश्तकारों को अब तक 46 करोड़ रुपए की जदीद तरीन मशीनरी इमदादी निर्ख पर हासिल कर चुके हैं। सिर्फ 2 साल के अरसे में सूबा भर में 78,000 एकड़ बंजर अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने से काश्तकारों की आमदनी में 2.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि पंजाब सीड कौंसल मुख्तलिफ फसलों की 80 नई अकसाम की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत पंजाब ज़रई तहकीक को बहुत अहमियत देती है और इसके लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब के किसान दोस्त इक़दामात की वजह से इस साल गंदम, चने और कैनोला वगैरह की इजाफी पैदावार हुई है। मैं ये समझता हूँ कि काश्तकार भाइयों के मसाइल के हल के वादों को इफ़ा करने के लिए इस जोश और जज्बे की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि वज़ीर ज़राअत और उनकी पूरी टीम अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर पंजाब को ग़ज़ाई खुद कफ़ालत और ख़ुद इंसारी की राह पर गामज़र करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौका के ऊपर मैं मोटरवे सियालकोट रोड के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। जैसा कि रात एक मुख्तसर प्रेस रिलीज़ के अंदर पंजाब पुलिस ने तमाम इंफॉर्मेशन दी थी, जो उस केस का मरकज़ी मुलज़िम है वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुका है। इसके अंदर मैं आईजी साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके तमाम मुलज़िम अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस मौका के ऊपर मैं पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बढ़ेंगे, आपको बताएं कि लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत ने गुज्जरपुरा ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमर खोखर। अहमर, डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा की खसूसी अदालत में SPCI आसिम इफ्तिखार की जानिब से मुलजिम आबिद मलिक की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है और अदालत ने मुलजिम आबिद मलिक को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दी है। जबकि इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने पुलिस को गुजरपुरा ज्यादती केस के मुलजिम शफकत का 28 अक्टूबर तक जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया है। मुलजिम शफकत की शनाख्त परेड का रिमांड खत्म होने पर जो है उसको अदालत में पेश किया गया था। गुजरपुरा इज्तिमाई ज्यादती केस के दोनों मजबूरी मुलजिमान आबिद मली और उसका साथी शफकत को जो है वो लाहौर दहशत गर्दी अदालत में जो है वो पेश किया गया है। जी ठीक है, और इस हवाले से जो इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है अदालत में उससे मुतालिक भी बताइएगा। देखिए, अभी जो अदालत में जब मुलजिम आबिद मली को पेश किया गया है उसके हवाले से जो अदालत है इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेजा है और फिर इसके बाद शनाख्त परेड का अमल भी होगा। जबकि जो मुलजिम शफकत था उसके हवाले से जो है उसको 28 अक्टूबर तक जो है जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया है और अब जो है ये दोनों मुलजिमान को जो है यहाँ से जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस की समाअत, चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स, इसी पर बात करेंगे। हसन अयूब हमारे साथ हैं। हसन, क्या कार्रवाई हुई आज और क्या रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ने? जी बिल्कुल, एक तो इस केस की समाअत जो है वो एक माह के लिए मुलतवी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ अदालत ने जो इत्तफाक की है वफाकी हुकूमत ने कि वो चीफ जस्टिस और उनके साथी जजेस को जो है वो ब्रीफिंग देना चाहते हैं, तो इस इस्तदा को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो है वो मंजूर कर लिया है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त रिमार्क्स किए हैं कराची की सूरत के हवाले से। उनका कहना था कि कराची में हीट वेव के दौरान लोगों को बिजली फराहम नहीं की गई और अभी भी कराची की सूरत हाल ये है कि आधे से ज़्यादा कराची रात को बिजली की अदम फराहमी के बायस रात को जागता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑन ग्राउंड जो है रत्ती बराबर भी जो है वो फर्क नहीं हुआ, कोई बेहतरी नहीं आई। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो MD के इलेक्ट्रिक हैं उनके पास एक ही रास्ता है
اور وہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے وہ حالات کو بہتر کریں. ادروائز جو ایم ڈی ہیں ان کو جیل بھی جانا پڑے گا اور ان کو بھاری جرمانہ بھی ہوگا. دوران سماعت چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں تو جو کہ الیکٹرک کی اصل ملکیت ہے یہ ممبئی کی کوئی شرما نامی بزنس مین ہے, یہ ان کی ہے. لیکن یہاں پر ظاہر یہی کیا جاتا ہے کہ کویت کا سعودی عرب کا ایک بزنس کنسورشیم ہے جو کہ اس کا مالک ہے. چیف جسٹس نے آج دوران سماعت یہ بھی کہا کہ جو نیپرا ہے وہ اپنے فرائض بخوبی انجام نہیں دے رہا اور ہم نے محکمہ کے یا پاور ڈویژن کے ملازمین کو رکھ کر کیا کرنا ہے جب لوگوں کو سہولت فراہم نہ ہو. چیف جسٹس نے کہا کہ جو افسران ہیں یہ لوگوں کے حاکم بنے ہوئے ہیں, در حقیقت یہ لوگوں کے ملازم ہیں. جی بہت شکریہ, آپ نے آگاہ کیا حسن. لاہور کی احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. نیب نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں مزید 15 روزہ جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے احتساب عدالت میں پیش کیا ہے. عابد خان اس متعلق ہمیں مزید بتائیں گے. جی عابد. جی بالکل جی, لاہور کی احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا. اس کو کچھ دیر بعد عدالت اپنا یہ فیصلہ سنائے گی. نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے آج عدالت کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف سے مختلف سوالات کیے گئے, انہیں سوال نامہ دیا گیا مگر وہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے رہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لائر جو ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیرون ملک جائیدادوں, پاکستان میں ان کے کاروبار اور مختلف جو ڈیٹیز آئی ہیں ان کے کمپنیز کے اکاؤنٹ میں اس کی تحقیقات کرنی ہے, لہٰذا عدالت جسمانی ریمانڈ ہے. جبکہ شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ وہ تمام تر ریکارڈ جو ہے وہ حوالے کر چکے ہیں نیب کے. اپنے گوشواروں میں انہوں نے اپنی آمدن, کاروبار اور تمام تر فلیش جو ہیں وہ شو کر دیے, لہٰذا وہ جو ہے عدالت مزید جسمانی ریمانڈ نہ دے. نصرت شہباز کے حوالے سے آج جو ہے وہ عدالت میں درخواست دی گئی کہ ان کو حاضری سے استثناء دیا جائے کیونکہ وہ بیرون ملک علاج کے لیے مقیم ہے. ان کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ وہ خود چل کر واش روم بھی نہیں جا سکتی, اس لیے عدالت جو ہے ان کو حاضری سے استثناء دے. تاہم عدالت نے قرار دیا کسی بھی ملزم کی عدم موجودگی میں کیا قانون کے مطابق اسے حاضری سے استثناء دیا جاتا ہے. اس حوالے سے عدالت نے جو ہے وہ مین کیس جو ہے اس کو تو 27 اکتوبر تک ملتوی کر دیا. تاہم شہباز شریف کی جسمانی ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ ہے جو کچھ ہی دیر میں اناؤنس کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عابد. حکومت گجرانوالہ کے جلسے سے خوف زدہ ہے. کنٹینر ذہنیت کی حکومت کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے. یہ آخری مہنگائی کے جھٹکے ہیں. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی حکومت پر شدید تنقید. کہا کہ عوام کا فیصلہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے شروع ہوگا. 3 ماہ میں جتنا سامان لپیٹ سکتے ہیں لپیٹ لیں. معیشت کی تباہ حالی ہے, آٹا چینی چوری ہے, اس کے خلاف اب یہ عوام کا رد عمل ہے. جو کنٹینر ذہنیت کی حکومت اس وقت مسلط ہے وہ گجرانوالہ کے جلسے سے اتنی خوف زدہ ہے. وزیر اعظم ہاؤس میں اور کابینہ میں اور پنجاب کے جتنے کابینہ کے اجلاس ہیں اس میں صرف گجرانوالہ کا جو جلسہ ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. کنٹینر لگائے جا رہے ہیں گجرانوالہ کے جلسے کے لیے, تو جو مرضی کر لیں, جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں, کیونکہ اب یہ آئین کی بالادستی کے لیے پاکستان کی عوام کا رد عمل ہے. کنٹینر ذہنیت کی حکومت کا گھر جانے کا وقت آ چکا ہے. اس لیے یہ آخری مہنگائی کے جھٹکے ہیں. جو عوام کا فیصلہ ہے وہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ سے شروع ہوگا اور 3 مہینے کے اندر جتنا سامان لپیٹ سکتے ہیں لپیٹے. گھر جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ پھر مکس چار پارٹی کی کرپشن پر پردہ ڈالنے کی ٹھان لی ہے. اپنے بیان میں وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ اس کردار کو بخوبی نبھانے پر فضل الرحمان نے مولانا نواز شریف زرداری کا لقب حاصل کیا ہے. مولانا ہی نے نواز شریف کو پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک قرار دیا تھا. آج ان کے دفاع میں لگے ہیں. ایک وقت تھا جب مولانا عورت کے حکمرانی کے خلاف فتوے دیا کرتے تھے. آج وہی مولانا تھالی کے بینگن کی طرح بیگم صفدر اعوان کے جانب لڑک آئے ہیں. قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے پر حکومت کی جانب سے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جائے گی. قانون ہاتھوں میں لینے یا عدالتی, ریاستی اور جمہوری اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی صورت میں قانون حرکت میں آئے گا. نون لیگ کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ جنوری سے بہت پہلے اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. مریم نواز نے الزام لگایا کہ نواز شریف کے خلاف پرچہ کاٹنے کی اجازت وزیر اعظم کے آفس سے گئی. والد پر غداری کا مقدمہ نہیں بن سکتا. الزام لگانے والے غداری کے الزام سے بھاگ گئے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو نہیں ہے, اینٹی ٹرانسگریشن بیانیہ ہے. ایک پرسیپشن جب بنایا جاتا ہے کہ یہ اداروں کے خلاف کوئی بیانیہ ہے, ایسا نہیں ہے.
ये बयानिया हकीकत पे, ये आइन का बयानिया, ये पाकिस्तान का बयानिया, ये कायदे आज़म का बयानिया, ये नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं है। नवाज शरीफ पे तो गद्दारी का मुकदमा नहीं बन सकता। इल्ज़ाम लगाने वाले गद्दारी, अब वो भाग गए इल्ज़ाम से और वो कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कैसे हुआ है, लेकिन मुझे इस बात का इल्म है कि यहाँ से जो CCP हुए हैं, उन्होंने जब ये पर्चा काटना था, FIR रजिस्टर करनी थी, तो उन्होंने वज़ीर आज़म के ऑफिस से इजाज़त ली थी और ये बात ऑन रिकॉर्ड है। आपको पता है कि एक अडयाला में उनको हार्ट अटैक हुआ था, एक हार्ट अटैक उनको नैब की कस्टडी में हुआ था। तो उसके बाद जब वो बाहर चले गए तो आसमा मैं खौफ में थी। मुझे लगता था कि मेरे कुछ कहने से मेरे वालिद पे कोई सख्ती ना आए, क्योंकि वो जिस हालत में यहाँ से गए थे, उनके प्लेटलेट्स डेंजरसली लो थे। तो तब उसके बाद मैं फिर खामोश थोड़ी देर खुद भी रही। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मरियम बीबी के इंटरव्यू में दो अहम एतराफ़ात हैं। पहला ये कि नवाज शरीफ और मरियम बीबी दोनों खामोश थे। खामोशी इसलिए थी कि शहबाज शरीफ को डील के लिए टास्क दिया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ नाकाम हो गए। दूसरा ये कि अगर इशारा हो जाता तो अपोजिशन की तहरीक शुरू ही ना होती। मरियम सफदर ने गुज़िश्ता रोज़ तस्लीम किया वो और उनके वालिद किस लिए चुप थे। मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मरियम सफदर ने मान लिया शहबाज शरीफ डील की कोशिश कर रहे थे। ये पहला आधा सच है जो मरियम साहिबा के मुंह से निकला। आधा सच बाकी है कि मरियम ने डील की क्या क्या कोशिशें की। ये कहानी फिर सही। हुकूमत गिराने की तहरीक चलाने वाले अपोजिशन रहनुमा अपनी ही बातें भूल गए। कुछ ही दिन पहले तक कोरोना से बचने के लिए भाषण देते थे। बिलावल बार बार वज़ीर आज़म से लॉकडाउन लगाने का मुतालबा करते थे। वही PP आज दोहरे मेयार का मुजाहरा कर रही है, सियासत चमकाने के लिए अवाम की सेहत से खेल रही है। लॉकडाउन में पहल सिंध हुकूमत ने की थी। नेशनल इमरजेंसी की जरूरत है। मुकम्मल लॉकडाउन की कोई सूरत हाल पैदा होती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की जिंदगी का सोचो। We're easing towards a lockdown. आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उनमें कोरोना भी फैलेगा। निकलो बाहर, चलाओ तहरीक, गिरा दो हुकूमत। बिलावल और जियालों की रोज ललकार, मगर भूल गए अपनी ही पुकार। हम पार्लियामान में आपके मसाइल नहीं उठा सकते हैं, फिर हम मजबूर हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये वक्त था कोरोना के आगाज का। पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत और बिलावल एक ही तकरार करते रहे, वजीर आजम लॉकडाउन लगा दें। पूरा सुबह बंद करना पड़ा तो शायद हम वो भी कर दें। बाकी हुकूमत है वो अपना अप्रोच में थोड़ा सा तब्दीली लेकर आए। We're easing towards a lockdown. आज वही पीपल्स पार्टी दोहरे मयार का मुजाहरा कर रही है। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर सर उठा रही है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और ज्यादा तादाद सिंध से है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि इज्तिमाआत खतरनाक हो सकते हैं। शेख रशीद ने कहा ऑपोजिशन जो जलसे कर रही है उनमें कोरोना भी फैलेगा। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है, मगर अपोजिशन सियासत चमकाने के लिए पूरे मुल्क के अवाम को खतरे में झोंकने की तैयारी कर रही है। आपके मसाइल सड़कों पे उठाएंगे। कोरोना की दूसरी मुमकिना लहर से बचाव के लिए बरवक्त हिफाजती इकदाम करना होंगे। मास्क पहनना यकीनी बनाना होगा। वफाकी वजीर असद उमर की NCOC इजलास में गुफ्तगू। असद उमर ने कोरोना वबा के दौरान मुल्की मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कौम और पाकिस्तानी मीडिया कोरोना के खिलाफ कामयाबी के दो अहम सतून है। कौम ने कोरोना वबा के दौरान जिम्मेदारी और पुख्ता जहनीत का मुजाहरा किया और गाइडलाइंस पर अमल दरामद से सेहत आमा की हिफाजत को यकीनी बनाया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद।